हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं आज निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र के प्रमुख स्तंभ है। यहाँ 5 हैं: उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोकवित्त। तो आंसर जो होगा यहाँ पे पाँचों हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थशास्त्र के प्रमुख स्तंभ है। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो वो तो पांचों था ही, डी ऑप्शन हो गया। उसके अलावा है कि अन्य नई संकल्पनाओं जिनका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, वो है राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? अल्फ्रेड मार्शल, प्रो सैमुअलसन, रॉबिन्स, एडम स्मिथ। तो ये आंसर है एडम स्मिथ। ठीक है, आंसर है ऑप्शन डी एडम स्मिथ। चलिए देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप से संबंधित है। यानी कि अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो वो वैज्ञानिक रूप में भी है। तो क्या क्या है इसमें देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन पहला, दूसरा है दैनिक जीवन से संबंधित, तीसरा है कार्यकुशलता से संबंधित और चौथा है पूर्व अनुमान से संबंधित। तो यहाँ ध्यान देना है कि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना हो और पूर्व अनुमान से संबंधित है, तो ये आपका वैज्ञानिक अध्ययन में आएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में और क्या क्या है। तो विषय के क्रमबद्ध ज्ञान तो वहाँ था ही, पूर्व अनुमान पर आधारित ये भी था, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन, फिर है कार्यकरण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या, फिर है कला के रूप में है तो दैनिक जीवन से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति और दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध। तो ये चारों कला के रूप में हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, बी जे.एम. कीन्स, सी रॉबिन्स, डी एडम स्मिथ। तो यहाँ आंसर होगा जे.एम. कीन्स, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ एक दो पुस्तक और है। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक जे.एम. कीन्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अल्फ्रेड मार्शल और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज के रॉबिन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व है? ज्ञान में वृद्धि, उत्पादकों को लाभ, विश्लेषण में वृद्धि, विद्यार्थियों को लाभ, सरकार को लाभ। तो निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का व्यवहारिक महत्व है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 4 और 5। जितने लाभ वाले हैं सब चला जाएगा अर्थशास्त्र का व्यवहारिक लाभ में। तो इसका ये मिल रहा होगा आपका आंसर किस में? 2, 4, 5, ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन आखिर क्या है। तो सैद्धांतिक महत्व, ज्ञान में वृद्धि, अच्छा यहाँ कुछ छूट गया है, सिद्धांतों में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि, अन्य शास्त्रों के ज्ञान में के संबंध में वृद्धि। तो ये ध्यान देना है कि ये आपका हाँ कुछ छुटा नहीं है, सैद्धांतिक महत्व हो गया, एक व्यवहारिक महत्व होता है। ठीक है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो ये चारों पांचों यहाँ पे जो है सैद्धांतिक महत्व में अर्थशास्त्र के आ जाएगा। ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांत में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि और अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान में वृद्धि। अब है व्यवहारिक महत्व है तो ये उत्पादकों को लाभ, श्रमिकों को लाभ
उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ और सरकार को लाभ। ठीक है, ये दो पक्ष हमने यहाँ भी देखा, सैद्धांतिक महत्व और व्यवहारिक महत्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जमीन का मूल्य, श्रम का मूल्य, पूंजी का मूल्य, उपकर्मी या उद्यम का मूल्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। जमीन का मूल्य किस रूप में मापा जाता है? तो जमीन का मूल्य जो है ना, ये किराया के रूप में, ठीक है, सी। और श्रम का मूल्य जो है ये मजदूरी के रूप में, ए। पूंजी का मूल्य जो ब्याज के रूप में, डी। और उपकर्मी या उद्यम का जो लाभ है वो, अच्छा, उपकर्मी या उद्यम का जो मूल्य है वो लाभ के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर। ठीक है, इसमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार से पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। तो ध्यान देना है, यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत में मांग का नियम आता है, उत्पादन आता है एवं लागत सिद्धांत आता है। फिर है साधन कीमत निर्धारण के मत में वही ऊपर जो हमने देखा, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र, अच्छा, उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। फिर है दूसरा, संपूर्ण अर्थशास्त्र को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है। तो सेंटेंस दोनों सही हो जाएगा। फिलहाल कब? जब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ऊपर चला जाएगा और समष्टि अर्थशास्त्र नीचे आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में दोनों में से कोई नहीं सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक, दशा और सर्वोत्तम बिंदु बस यही है। तो सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाना हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आंसर वो कहलाता है, और संपूर्ण अर्थशास्त्र को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में मदद करता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, मैक्रो एंड मैक्रो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे ध्यान देना, गलत कौन सा है। अब पढ़ते हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय पर मुख्यतः निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। दूसरा है, पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ये बात सही है। और ऊपर में वर्णन जो कथन है वो भी सही है, इसीलिए यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सही रहता तो ऑप्शन सी तो होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोनों कथन सही है। अधिकांश विकसित देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्थाएं अपनाई गई है। ठीक है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरा है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, न कि लोगों का कल्याण। तो ध्यान देना है, सही चुनना है। तो पहला तो ठीक है। दूसरा में है कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि लोगों का कल्याण करना ही होता है। और ये दो गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी केवल दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। इस प्रकार से हमने आज इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन देख लिया। मिलते हैं अगले दिन
नेक्स्ट विषय के साथ। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।